दोस्तों, इजरायल के खिलाफ नफरत अब बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपीय देश स्पेन में इजरायली खिलाड़ियों को बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच अपनी जर्सी से यहूदी देश का पहचान मिटाना पड़ा। और तो और ब्रिटेन में इजरायली हथियार फैक्ट्री को बढ़ते विरोध के बाद बंद करना पड़ा। और एक बार फिर लंदन की सड़कों पर 3 लाख लोगों के हुजूम फिलिस्तीन के समर्थन में देखकर नेतन्याहू की उड़ी नींद। साथ में लेबनान से बड़ी खबर आई। हिजबुल्लाह के सांसद ने कैबिनेट के फैसले के बाद हथियारों को लेकर साफ ऐलान कर दिया है। इनके अलावा ईरान के आर्मी चीफ ने भी एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है, जो 12 दिनों के युद्ध से जुड़ी है। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायल के खिलाफ नफरत की आग दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। आज इजरायली मीडिया खुद कह रही है कि हमारे खिलाफ दुनिया भर में दुश्मनी आम हो गई। क्यों? क्योंकि इजरायल जो गाजा में कर रहा है उसको पूरी दुनिया देखकर सोचने पर भी मजबूर है कि आखिर कोई ऐसा इंसान भी कर सकता है। यही वजह है कि सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों में भी इजरायल से नफरत तेजी से बढ़ रही है। ताज़ा उदाहरण स्पेन का है। दोस्तों, स्पेन में चल रही मशहूर साइकिल रेस ला वुएल्टा इस बार खेल से ज्यादा राजनीति और विरोध प्रदर्शनों की वजह से चर्चा में है। शनिवार को इजरायल प्रीमियर टेक टीम ने एक बड़ा ऐलान किया। टीम ने कहा कि अब वो अपनी जर्सी पर से इजरायल शब्द हटा रहे हैं। वजह बताई गई सुरक्षा की चिंता। टीम का कहना है कि बार बार हो रहे फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों ने हालात खतरनाक बना दिए और अब सबसे जरूरी है खिलाड़ियों और बाकी सवारों की सुरक्षा। टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नई जर्सी अब उनके वाहनों और बाकी कपड़ों से मैच करेगी जिन पर भी इजरायल का नाम नहीं लिखा होता। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस प्रतियोगिता में तनाव बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बिलबाओ में हुए प्रदर्शन की वजह से एक स्टेज को 3 किलोमीटर पहले ही खत्म करना पड़ा। शुक्रवार को अस्तूरियास में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और रोड से प्रदर्शनकारियों को हटाना पड़ा। इस वजह से रेस करीब 30 सेकेंड लेट हो गए। टीम के कनाडाई इजरायली अरबपति मालिक सिल्वन एडम्स, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी भी माने जाते हैं, उन्होंने स्पेन के बास्क इलाके में विरोध करने वालों को आतंकी तक कह दिया। रेस आयोजकों ने भी टीम से कहा था कि वो प्रतियोगिता से हटने पर विचार करें, लेकिन एडम्स ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम हार मान गए तो सिर्फ हमारी टीम ही नहीं बल्कि बाकी टीमों का भी खेल खत्म हो जाएगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीम की तारीफ करते हुए लिखा, आपने नफरत और धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आप इजरायल को गर्व महसूस करा रहे हैं। लेकिन स्पेन के विदेश मंत्री ने इजरायल की जमकर बेइज्जती कर दी। विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस ने कहा कि इजरायली टीम को तो इस प्रतियोगिता से निकाल देना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पूरा समर्थन दिया। दोस्तों, शनिवार को भी आस्टोरियास से गुजरते हुए रेस के रूट पर जगह जगह फिलिस्तीनी झंडे और इजरायल विरोधी बैनर दिखे। हालांकि रेस को रोका नहीं गया। ये प्रतियोगिता 14 सितंबर को मैड्रिड में खत्म होगी और वहां पहले से ही बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन हो चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन में तो गजब ही हो गया। दोस्तों, ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में मौजूद इजरायली हथियार बनाने वाली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। ये वही फैक्ट्री है जिस पर कई बार फिलिस्तीनी समर्थक ग्रुप पैलेस्टीन एक्शन ने निशाना साधा था। ये खबर द गार्डियन ने दी है। ये फैक्ट्री एजटेक वेस्ट बिजनेस पार्क में थी और 2019 से एल्बिट सिस्टम्स यूके ने इसे किराए पर लिया हुआ था। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो 2029 तक था, लेकिन अब ये जगह खाली पड़ी है। कई बार यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, लोग छत पर चढ़ गए, खिड़कियां तोड़ी गई और पूरी बिल्डिंग पर लाल पेंट भी फेंका गया। दोस्तों, पिछले हफ्ते द गार्डियन ने जब साइट का दौरा किया तो वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और बाकी सब सुनसान मिला। कंपनी ने अभी तक इस फैक्ट्री के बंद होने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। आपको बता दें कि एल्बिट सिस्टम से इजरायल की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी खुद को इजरायली मिलिट्री के ड्रोन बेरे की रीढ़ कहती है। दोस्तों, खास बात एक और ये है कि लंदन में शनिवार को 30वीं नेशनल मार्च फॉर पैलेस्टीन के दौरान 3 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। ये दशकों में शहर की सबसे बड़ी जन आंदोलनों में से एक माना जा रहा है।
ये रैली ग्लोबल डे ऑफ एक्शन फॉर गाजा के तहत निकाली गई, जिसमें लोग गाजा में खून खराबा रोकने की मांग कर रहे थे। रसेल स्क्वायर से लेकर व्हाइट हॉल तक की सड़कें फिलिस्तीनी झंडों, पोस्टरों और नारों से भर गई। लोग एक स्थायी युद्ध विराम, इस्राएल की नाकेबंदी खत्म करने और फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान में एक बड़ा सियासी और सुरक्षात्मक मसला गर्मा गया है। शनिवार को हिजबुल्लाह के एक सांसद ने साफ कहा कि पार्टी किसी भी हालात में अपना हथियार नहीं छोड़ेगी। ये बयान उस वक्त आया है जब लेबनान सरकार ने ऐलान किया है कि सेना हिजबुल्लाह का हथियार जमा करने की योजना पर काम शुरू करेगी। हिजबुल्लाह के सांसद हसन एजुद्दीन ने कहा, जिन लोगों ने यह गलत और जल्दबाजी में लिया गया फैसला किया है, यानी हथियार छीनने का, और जिन्होंने इसके आगे झुककर इसे मंजूर किया है, उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके नतीजे और जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी पड़ेगी। उन्होंने दक्षिणी लेबनान के इलाके आयतीत में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को किसी भी बहाने या दबाव में छोड़ने वाला नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लेबनान सरकार की बैठक में जब सेना प्रमुख ने हथियार जमा करने की योजना पेश की, तो हिजबुल्लाह और उसकी सहयोगी पार्टी अमल के 5 मंत्री और एक स्वतंत्र मंत्री बैठक से बाहर चले गए। सांसद एजुद्दीन ने इसे एक बहादुराना कदम बताया। दोस्तों, अगस्त की शुरुआत में ही सरकार ने तय किया था कि साल के आखिर तक हिजबुल्लाह के हथियार जमा करने की योजना लागू की जाएगी और इसके लिए सेना को तैयारी का काम सौंपा गया था। ये सब अमेरिकी दबाव में हुआ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी सेना ने 12 दिन की युद्ध को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि देश ने 12 दिन की थोपी गई जंग में पश्चिमी देशों और नाटो की सबसे आधुनिक युद्ध तकनीक का सामना किया। शनिवार को कमांडरों, सैनिकों और पायलटों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इजरायली शासन द्वारा थोपी गई 12 दिन की जंग में ईरान की महान जनता ने डटकर मुकाबला किया। ईरान की जमीनी फौज, डिफेंस, एयर डिफेंस, बासिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड और आम जनता सबने मिलकर असल मायनों में दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा संभाला और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी ताकि इस्लामी ईरान हमेशा इतिहास में गर्व से खड़ा रहे। जनरल हातमी ने कहा कि इस जंग के शहीद असली हीरो हैं, जिन्होंने अपने प्राण और शरीर की कुर्बानी देकर पूरे जोर शोर से देश की रक्षा की। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन अपने मकसद में नाकाम रहा। दुश्मन का इरादा था कि इस्लामी ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा क्योंकि परमाणु तकनीक एक स्थानीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी है जिसे पूरी तरह नष्ट करना नामुमकिन है। जनरल हातमी के मुताबिक जायूनी दुश्मन ने ईरान की रक्षा शक्ति को कमजोर करने के लिए टॉप ईरानी कमांडरों की हत्या तक की, लेकिन नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कुछ ही घंटों में नए कमांडरों की नियुक्ति कर दी, जिससे दुश्मन को एक बार फिर ताकतवर ईरान के हाथों हार झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि जंग के आखिरी दिनों में ईरानी फौज ने और भी ताकतवर मिसाइलें दागी, जिन्होंने दुश्मन की मिसाइल शील्ड को चुनौती दी। जनरल हातमी ने यह भी कहा कि जायूनी दुश्मन के हमले के बाद देश की जनता के बीच एकजुटता और भाईचारे की भावना और मजबूत हुई। दुश्मन का मकसद ईरान की जनता की एकजुटता को तोड़ना था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।